मेरी पहली मुलाकात उनसे यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो आई थी हमारे फंक्शन पर। हमारे फेस्टिवल वीक में सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना, वहाँ वापसी में मैं खुद पड़ी थी उनकी तरफ। जानते हो क्यों? ये पूछने के लिए कि वो मुझे छोड़कर क्यों गई थी उस हवेली में, उस बाप के पास जिसको मुझसे ज़रा मोहब्बत नहीं, जिनको मेरी हर बात में एतराज़ रहता था, बल्कि शायद उनको मेरे दुनिया में होने पर ही एतराज़ था। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि बाबा के हिसाब से खुद को ढाल लूँ, वही करूं जो बाबा को पसंद है। फिर एक वक्त आया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना भी खुद को बदल लूं, वो कभी मुझे पसंद नहीं करेंगे। और मुझे ये समझ आ गया तो फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि बाबा को क्या पसंद है और क्या नापसंद। फिर मैंने वही किया जो मेरा दिल चाहता था। फिर अगर वो गुस्से होते थे या नहीं होते थे, मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता था। फुफ्फो की मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ थी, क्योंकि वो मोहब्बत तो ज़रूर थी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जो एक लड़की को बाप और शोहर से मिलता है, भाई से मिलता है, हाँ वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं था फुफ्फो की मोहब्बत में, क्योंकि जिसका जो दिल चाहता वो मुझे कह जाता। मेरी माँ को बुरा भला कहा जाता और मुझे भी वैसा ही बन जाना है एक दिन। सबकी यही राय थी मेरे बारे में, पर मैं ना समझती, इसलिए फुफ्फो से पूछती थी अपनी माँ के मुतालिक। वो ना कुछ अच्छा कहती और ना ही बुरा, बल्कि अक्सर टाल जाती थी मुझे। सच में उन्होंने कभी मुझे अपनी माँ के खिलाफ नहीं किया। काश वो कर देती तो मैं खिलाफ हो भी जाती, और अच्छा होता कि मैं अपनी माँ के खिलाफ ही होती। यूनिवर्सिटी में पहचान कर भी फिर उनसे मिलती तो ना, काश मैं उनसे ना ही मिली होती। फिर जानते हो, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह फुफ्फो ने मेरे माँ बाप में हमेशा कदूरतें बढ़ाए रखी। ये सब उन्हीं का फैलाया फसाद था कि मेरे माँ बाप को अलग होना पड़ा। मैं हैरान होती थी उनकी बातें सुनकर। मैं उनको कुछ कह तो नहीं सकी, पर पता नहीं क्यों मैं फुफ्फो से बदजन होने लगी, लेकिन मुकम्मल बदजन शायद नहीं हो सकी। वो भाभी नंद जैसी भी हों आपस में, पर मेरी फुफ्फो मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छी थी। मैं छुपकर उनसे मिलती रही और मुझे वो सबसे बदजन करती चली गई। समझ नहीं आता, जब बर्बाद करने वाली माँ हो तो फिर कैसे अक्लो शऊर से काम करे कोई। मेरा दिमाग मफलूज कर दिया था उन्होंने। वलीद, हवेली में मेरे पास दो रिश्ते मौजूद थे जो अनमोल थे मेरे लिए। एक फुफ्फो और दूसरे तुम बिजनेस के सिलसिले में दूर रहे, बगैर तुम्हारे कहे मुझे यकीन था कि तुम मेरे हो, सब छोड़ देंगे, पर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अंधा एतमाद था मुझे तुम पर, क्योंकि तुमने बगैर कहे मुझे सपोर्ट किया, तभी बाबा ने मुझे पढ़ने दिया, वरना बाबा तो मुझे 7 पर्दों में कैद रखना चाहते थे। काश उस आखिरी कॉल के वक्त तुम ना कहते कि मैं माँ और तुम में से किसी एक को चुन लूँ। यकीन करो, मेरे दिल ने तुम्हें चुना था। तुम मेरा इश्क थे, सबसे अजीज थे मुझे। जाने क्यों उस लम्हे मुझे लगा अपने इश्क को आजमाऊं। हाँ, यही मुझसे गलती हो गई जो तुमको आजमा बैठी और कह बैठी कि अगर मुझसे इश्क करते हो तो मेरी आज़ादी में रुकावट नहीं बनोगे। मैं अपनी माँ की तरह शोबिस ज्वाइन करूँगी, तुम इस बात का एहतराम करोगे। पर तुमने तो उसको अना का मसला बना लिया अपनी। काश इतना बड़ा फैसला फ़ोन की बजाय रूबरू बैठ कर करते, एक दूसरे के सामने करते हम, तो हालात यूं बेरहम रुख इख्तियार ना करते। काश, कितने काश हैं, क्या बताऊं तुम्हें। अगले दिन तुम वापस आ गए, ज़रमीने को लेकर, मेरी बहन को लेकर, मेरे रूबरू, मेरे मकाम पर। सोचो क्या बीती होगी मुझ पर, क्या करती बोलो। तुम्हारे इश्क से दस्तबरदार होना पड़ा मुझे वलीद शाह। तुम्हारी आंखें चीख कर रोक रही थी मुझे, पर मैं नहीं रुकी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम और मैं बेख्तियार हो जाते, रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर देते। फिर मेरा जाना ज़रूरी हो गया था, और भी ज़रूरी। काश तुम ज़रमीने से शादी ना करते तो मैं अपनी हर मुश्किल में तुम्हें आवाज़ देती। पर मेरा मान तो रहता, पर सारे मान टूट गए। मेरा मान तो रहता ना, पर सारे मान टूट गए, मेरे वजूद को ज़ख्मी और रेजा रेजा कर गए। इतनी कमज़ोर और बुज़दिल तो ना थी जितनी मैं बनती चली गई, बुराई के दलदल में उतरती चली गई। हाँ, मेरी कम हिम्मती ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये ज़रूर लिखना वलीद शाह, साद मलिक ने मुझे किस तरह बर्बाद किया, जानते हो। वो लिखती चली गई सब कुछ। कितने काश रह गए मेरी ज़िंदगी में, क्या बताऊं वलीद, सिर्फ काश ही तो रह गए हैं फिर ज़िंदगी में। काश मैं साद मलिक की ब्लैकमेलिंग में ना आती, काश माँ की बात ना मानती तो कितना अच्छा होता। इस दलदल में पड़कर सुल्तान तक तो ना पहुँचती। काश, कहा था ना, सिर्फ काश रह जाएंगे मुझ बदनसीब की ज़िंदगी में। सुल्तान के बारे में लिखते उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, पर जाने क्या था कि वो लिखती चली गई। सबसे अजियतनाक जानते हो क्या है? फरदीन बट या अरमान मलिक, क्या हकीकत थी उसकी।
पता नहीं, पर उसकी आंखों में बसा वो मोहब्बत का एहसास मुझे हैरान कर गया। जानते हो वलीद, तुमने मुझे और मेरे इश्क को खुद पर ममनू किया जब मैंने इस शोबिस में कदम रखा। पर जानते हो, वो अजीब शख्स था। जब अरमान मलिक बनकर यूनिवर्सिटी में मिला तब भी मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर अपने अंदर रखता था मेरे लिए। जब फरदीन बट बनकर मिला तब भी वही आलम था उसकी मोहब्बत का, जो मुझे चौंकने पर मजबूर करता। फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे हैरत होती कि कैसा आदमी है जो सब समझ कर भी मेरे लिए अपने अंदर इतनी मोहब्बत रखता है। क्यों? वो तो वही जानता था मैं साद मलिक की कंपनी के थ्रू आई हूँ, और ये तो शोबिस से मुंसलिक बहुत से लोग जानते थे कि साद मलिक हीरोइंस के साथ क्या करता है, कैसे रखता है उनको। हाँ, वो भी जानता था सब। फिर भी उसकी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आया। अजीब शख्स था, अजीब मोहब्बत का अंदाज था। कभी उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं दिखी, न करेहत देखी मैंने। जाने क्यों उसकी आंखों की जोत मुझे बेचैन करती थी। मैंने उससे बदतमीज़ी की, जानबूझकर खुद से बदजन करने के लिए, क्योंकि मैं इज्जत और मोहब्बत किसी शरीफ आदमी की तो डिज़र्व ही नहीं करती थी। जानती हूँ, फिर से सुल्तान की कैद से उसने मुझे आज़ाद किया, अपनी जान मुश्किल में डालकर। उसने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया उसने। उसे ये नहीं करना चाहिए था, पर वो कर गुज़रा। मैं नहीं जानती उसकी असल पहचान क्या है, वो अरमान मलिक था या फ़रदीन बट, पर आंखों में बसती मोहब्बत अब भी वैसी ही थी जिसमें कोई फ़र्क ना आया। हाँ, वो अलग था सबसे, सबसे अलग। वलीद शाह, सुल्तान ने बहुत गलत किया, उसे मेरे हाथों मरवा दिया। मेरे सामने मेरी आखिरी उम्मीद, वो इश्क का आखिरी दिया भी बुझा दिया सुल्तान ने। ज़िंदगी में इससे बड़ी अजियत क्या होगी वलीद, बताओ। इश्क का कत्ल हो गया मेरे हाथों। जानते हो, सुल्तान कहता है कि वो भी मेरे लिए अपने अंदर मोहब्बत महसूस करता था, पर मुझ पर एतबार नहीं करता, मेरा यकीन नहीं करता। मुझ पर तशद्दुद करके उसे सुकून मिलता है। कहता है कि कभी मोहब्बत करता था, पर अब शदीद नफ़रत करता है। उसकी डिक्शनरी में बेवफाई की मुआफ़ी नहीं। वलीद, कोई उसे जाकर बताए कि वो मोहब्बत भी नहीं करता, बल्कि मोहब्बत के मीम को भी छू कर नहीं गुजरा उसका वजूद। वो घटिया इंसान सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। इंतहा का खुदगर्ज इंसान है वो। किसी की नफ़रत के लायक तो हो सकता है, पर मोहब्बत के नहीं। आखिर में बस इतना ही लिखना कि महानूर वहीं मर गई थी जहाँ फ़रदीन बट को मारा गया था। उसने उसी के हाथों, वो अनमोल शख्स यूं मारे जाने के काबिल तो ना था वलीद। उसकी आंखों का सुकून जो मेरे हाथों से गोली खाते वक्त था, तुम सोच भी नहीं सकते। अजीब दीवानगी थी उन आंखों में, तुम नहीं सोच सकते। वो पुरसकून मौत मर गया और मेरे लिए एक और अजियत, जिंदा मौत छोड़कर चला गया। तो फिर अब मानोगे ना, बदनसीब उन्वान ही हो सकता है मेरी ज़िंदगी का। 3 मोहब्बत के दावेदारों में महानूर को एक भी नसीब ना हुआ, तो फिर बताओ कोई होगा मुझसा बदनसीब। और वो परेशान सा अपने ऑफिस में बैठा था कि अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर वजदान मलिक अंदर आया और सीधा उसको गिरेबान से पकड़ा। अजलान शाह, मेरा इकलौता भाई मारा गया। मना किया था ना कि फाइज को मत भेजो वहाँ, क्यों भेजा तुमने उसे दुबई, क्यों? उसके लहजे में इंतहा का गम था। ना वो अरमान मलिक था और ना फरदीन बट, वो वजदान मलिक का छोटा भाई फाइज मलिक था। वजदान, होश करो। जानते हो, मैंने नहीं भेजा उसे, अपनी मर्जी से गया था वो वहाँ। हाँ, मेरी सुपरविजन पे गया था, अपनी मर्जी से गया था, लेकिन वो शहीद हुआ है। वो उसका हाथ अपने गिरेबान से हटा गया और गले लगा गया उसे खुद से। हाँ, वो बिखर गया था उसके इस अंदाज से। वो मजबूत शख्स रो दिया था अपने इकलौते रिश्ते की मौत पर। नमी तो अजलान शाह की आंखों में भी आई थी उस लम्हे, वजदान के दुख का सोचकर। वजदान मलिक, जिसे आज तक किसी ने नर्म पड़ते नहीं देखा था, वो रो पड़ा था उसके गले लगकर। सब्र करो वजदान, मुझे भी फाइज के जाने का दुख है, वो उसे खुद से लगाए बोला था। कैसे देख पाऊंगा उसे इस हालत में, मेरी पूरी दुनिया वही था अजलान शाह। वो चला गया, क्या करूंगा मैं अब यहाँ रहकर, इस पुलिस फोर्स में रहकर, जब जिंदा रहने की वजह ही ना रही। वजदान मलिक बोला, सब्र करो, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। वजदान, अगर तुम इस तरह से करोगे तो उसे कैसे सुकून आएगा वहाँ, प्लीज़ हौसला करो। वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला था भारी लहजे में। अजलान एयरपोर्ट पर खड़ा रहा वजदान के साथ, जब उन चारों एजेंट्स की डेड बॉडीज़ लाई गई थी। उनकी पुलिस फोर्स साथ खड़ी थी उन शहीदों को सलामी देने के लिए।
फाइज़ की नमाज़ जनाजा में सब शरीक हुए, पर उसकी आखिरी रसूमात तक अजलान शाह साथ साथ रहा था। वजदान मलिक के जानता था कि उसका दुख बहुत बड़ा था, उसे अपने किसी सहारे की ज़रूरत थी। उफ, आज तो मज़ा आ गया अपने मुल्क आकर, दाऊद सिद्दीकी ने कहा। सबके बीच बैठकर तकरीबन उनकी टीम के सारे लोग आज मिले थे उसके फार्म हाउस पर। ये एक तरह से प्री पार्टी थी, क्योंकि सबको यकीन था कि इस साल की अवार्ड विनिंग फिल्म ज़रूर होगी उसकी, पाकिस्तान की, यूरोप की ना सही, सबको यकीन था कि एशिया में ये अवार्ड विनिंग फिल्म होगी। कुछ डायरेक्टर्स ने कुछ सीन देखे थे, उस पर साद मलिक की खुद की डायरेक्शन, सबको यकीन था कि ऑस्कर नॉमिनेट ज़रूर होगी ये फिल्म। ऐसी बायोपिक बनाना उसके लिए एक एजाज़ था, अपने आप में ही एक एजाज़ था। सबके चेहरों पर रिलीज़ से पहले दमकती हुई रौनक साफ दिख रही थी, उनको अपनी मेहनत पर यकीन था। निमरा खान उसके पास बैठी बोली, बिल्कुल, प्रमोशन के दौरान कितनी तारीफ समेटी हमने, मज़ा ही आ गया सच में। एक हीरोइन के लिए इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं कि उसका अंत करियर का बेस्ट रहे। और मैंने सोच लिया, अगर इस फिल्म ने मुझे तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह दूंगी, क्योंकि इससे ज़बरदस्त इख्तिताम मेरे करियर का कुछ नहीं हो सकता। वो मज़े से हराम जाम का घूंट भरते बात मुकम्मल कर गई अपनी। सच में तुम्हारा ये इरादा है निमरा खान? दाऊद सिद्दीकी ने पूछा। हाँ जी, वो नशे में बहकते बोली। नशा अपना असर दिखा रहा था। वैसे साद मलिक को भी होना चाहिए था आज, किसी ने कहा। वो कल होगा, मूवी की प्रमोशन में आ जा रहा है लंदन से, मैं भी पहुंच भी गया हूँ, दाऊद सिद्दीकी ने सबको बताया। ज़बरदस्त, फिर तो मज़ा आएगा। निमरा खान दाऊद सिद्दीकी के बाजुओं के घेरे में थी, और सेकंड हीरोइन भी कुछ इसी तरह के बुरे हुलिये में थी। बेशर्मी के नज़ारे बिखरे पड़े थे चारों तरफ। अभी वो नशे में टुन होकर नाच गाने में मसरूफ़ थे कि पुलिस की रेड पड़ी, साथ ही साथ मीडिया का हजूम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गया। किसी क़यामत से कम ना था ये सब उनके लिए। बाकी लोग तो सिर्फ नशे की वजह से जेल में गए, पर दाऊद सिद्दीकी के पास से बाहर की ढेर सारी करेंसी, ड्रग्स बरामद हुई। निमरा खान नशे में थी, साथ ही ड्रग्स मिला था उसके पर्स और बैग से। वो दंग रह गई, इतनी लापरवाह तो ना थी जिस तरह रंगे हाथों पकड़ी गई थी। सही मायनों में उनके छक्के छूट गए थे। पुलिस का इतना सख्त रिएक्शन, ऊपर से मीडिया का इतना रश, सब तबाह कर गया था। तो फिर दाऊद सिद्दीकी, पुलिस को रिश्वत देने का आप पर एक और जुर्म आयद होता है। अचानक लॉकअप में अजलान शाह दाखिल हुआ और तंजिया लहजे में बोला था, एसएसपी मेरी बात सुनो, क्या कीमत है तुम्हारी? दाऊद सिद्दीकी अकड़ से बोला, तुम नहीं, आप बोलो। वो एक डंडा मारते उसे बोला, नहीं नहीं, आप नहीं मारना, मेरी 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 बेल हो जाएगी, सुनो मेरी बात। दाऊद सिद्दीकी उसके एक ही डंडे पर घबरा कर तुमसे आप पर आ गया। तो तू सुन मेरी बात, अब तेरा पैसा तेरे किसी काम नहीं आने वाला, समझे? वो उस पर डंडों के वार करता बोला, एक एक कॉल करने दो मुझे। वो हाथ जोड़ते बोला, चलो ये कोशिश भी करके देख लो, अजलान शाह ने कहा। उसने बड़े बड़े सियासतदानों को फ़ोन मिलाया, किसी ने तो रॉन्ग नंबर कहकर बात से इनकार कर दिया, और कुछ ने कुछ भी कहकर हाथ ऊपर उठा लिए। एक पसीना आ रहा था, दूसरा जा रहा था, यहाँ तक कि उसके वकील ने कॉल पर कहा कि तुम्हारा केस इतना कमज़ोर है, कोई हाथ नहीं डालेगा। कल तुम्हारी सब प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी, क्योंकि सब हराम का माल है। सब पर इंक्वायरी बैठेगी, सब अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। हमारी फीस कहाँ से भरोगे तुम? वकील की बात सुनते वो और घबराया था। उसका वकील फ़ोन काट गया और अजलान शाह उसे फिर से मारने लगा। कैसा लगा खुद का बेबस होना? आज तक औरतों को बेबस करते आए हो ना? एसएसपी एक कॉल करने दो, बस एक कॉल, सिर्फ एक कॉल। और ठीक है, क्या याद करेगा कि किस सखी से पाला पड़ा है, वरना तुम जैसे लोगों पर तो मैं कभी रहम ना खाऊं। देख लो मेरी रहम दिली और शराफत। अजलान शाह का हर अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। उसने साद मलिक का नंबर मिलाया, जिसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अजलान ने उसे उसी का फ़ोन थमाया और कहा, शायद तुम्हारे खुद के नंबर से उठा ले। अजीब लहजा था उसका। दाऊद सिद्दीकी ने अपने फ़ोन से नंबर मिलाया। अचानक उसके दूसरी तरफ कान के पास आकर अजलान शाह बोला। वो शरारती हंसी हंसा था उसके कान के पास, बिल्कुल शरारती, मजाक उड़ाने वाला अंदाज, बेबसी महसूस करवाता हुआ अंदाज। अब के वो घुराते हुए बोला, तेरा कमीना साथी नैब के हत्थे चढ़ चुका है। तेरा वजूद तो फिर भी सरजमीन पर है, उसका तो अता पता भी नहीं कहाँ गया। दाऊद सिद्दीकी, कैसा लगा फिर? और फिर अजलान शाह उसका मोबाइल छीनता दीवार पर दे मार गया था। आज तक तुम लोग खेल खेलते आए हो, अब देखो तुम्हारी किस्मत का खेल। अपनी गलतियों का खमियाजा तो हर कोई भरता है, किसी और की गई गलतियों का खमियाजा भरो। अब महसूस करो वो बेबसी, जिस बेबसी के साथ
जिस बेबसी के एहसास से औरों को दो चार करने वाले हो तुम, अपना हशर देखो कैसा लग रहा है। अजलान शाह का लहजा उसे अच्छी तरह से अंदाज़ा करा गया था कि ये सब उसी के प्लान का हिस्सा था जिसका वो शिकार हुए थे, वरना इस तरह पुलिस और मीडिया की रेड नामुमकिन बात थी। फिर पैर दर पैर लातों और बेल्ट से मालता वो उसे अधमुआ कर गया था। सारा वक्त उसकी आंखों में महानूर का चेहरा झिलमिलाता रहा। बेदर्दी से मारते हुए उसे ज़रा रहम ना आया। उनकी तरह बेरहम हो गया था वो। ये ड्रग्स मैंने नहीं रखे, यकीन करो मेरा मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। अब की बार उसका नशा हिरन हो चुका था। जिस्म पर कपकपी तारी हो रही थी निमरा खान की, क्योंकि जेल का पानी भी हलक से उतारना अजियतनाक था। रात से चीख चीख कर बता रही थी पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अगले दिन उस पर फीमेल कांस्टेबल ने हाथ उठाया क्योंकि उसके चीखने पर वो बोली, चुप करो। जब निमरा चुप ना हुई तो मजबूरन उसे मारना पड़ा, तब जाकर उसका मुंह बंद हुआ। वो खुद को पागल होता महसूस कर रही थी क्योंकि किसी ने भी उसकी मदद को सुना और ना पुकार को। वो कई लोगों को कॉल मिला चुकी थी पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सबको अपने नाम की पड़ी थी कि उसकी मदद करके कोई अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था। दाऊद सिद्दीकी खुद जेल में, डायरेक्टर रहील ने उसे बताया और साथ ही साथ सख्ती से कहा कि आइंदा उसे कॉल करने की गलती ना करे वरना उससे बुरा कोई ना होगा। जब नाइमा ने कुछ बकवास की तो वो उसे अच्छी खासी गालियां देकर कॉल काट गया। अब मार खाकर चुप हुई थी वो। उसी लम्हे कोई आया था। वो कदमों की चाप सुनकर चौंक कर सर उठा गई। खूबरू नौजवान उसके सामने एक आ खड़ा हुआ। वो देखती रह गई उसे। कोई अफसर लगा तो बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती किसने ड्रग्स रखे हैं, मैं ड्रग्स नहीं लेती। वो होंठ भींच कर बोला, आपसे बेहतर ये काम कौन कर सकता है मिस खान, आपकी सब खूबियों से वाकिफ़ हूँ मैं अच्छी तरह से। वो सख्त लहजे में बोला, कौन हो तुम? वो हैरत से बोली क्योंकि मुकाबिल का लहजा मजबूत और ठोस था। मैं वही हूँ जिसके बाप को अपनों से दूर कर दिया आपकी हवस ने। मैं वो हूँ जिसने अपनी आंखों से उस औरत किसी और मर्द की बाहों में देखा था जो रिश्ते में मेरी माँ थी। वो औरत मेरी फुफ्फो के शोहर की बाहों में थी। कितना अजियतनाक था ना वो लम्हा, एक शोहर के लिए भी और एक बेटे के लिए भी जो सिर्फ 7 बरस का था। उस औरत के शोहर पर क्या गुजरी होगी कभी सोचा आपने? बल्कि उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी कभी आपने सोचा? नहीं, कभी नहीं। मुझे पूरा यकीन है अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी लम्हे आपको ना शोहर का ख्याल आया होगा और ना उस बेटे का। रिश्ते तो फ़कत आपके पाँव की जंजीर थे। आपको क्या परवाह थी भला? खुदगर्ज, कमज़र्फ, बद किरदार, बेवफा, क्या नाम दूँ आपको? उसके लहजे में अजीब दुख हलकोरे खा रहा था। एक बच्चे ने क्या देखा था वो एहसास अजलान शाह की आंखों में साफ दिख रहा था। उसके लफ्ज़ों में छुपी नफरत वाज़ेह थी। वो शौक होकर उसे देखती रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले वो दोबारा बोल उठा, मेरे बाप के हाथों उस रात एक कत्ल हुआ था। काश दूसरा तुम्हारा भी कर देते तो खसारे का सिलसिला ज़रा मुख्तसर हो जाता। काश मेरा बाप उस घटिया औरत को मार देता जो डाइन से भी बदतरीन थी। डाइन भी 7 घर छोड़कर वार करती है। आपसे तो आपकी अपनी औलाद भी महफूज ना रही। अब के उसके लहजे में शदीद दुख था। वो जल्दी से बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ अजलान बख्त। अभी वो और कुछ कहती कि वो उनकी बात काट कर बोला, तुम जैसी औरत माँ कहलाने के लायक ही नहीं, समझी? अजलान के लहजे में नफरत थी, शदीद नफरत थी उसके लिए। मुझे निकालो यहाँ से, मैंने सच में कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। उसके लहजे में इल्तजा थी जिस पर अजलान के तासुरात में कोई नरमी नहीं आई। क्या करेंगी निकल कर बाहर? बाहर भी कोई आपके लिए फूलों के हार लिए थोड़ी खड़ा है इंतज़ार में जिसके लिए बाहर जाएंगी। बाहर आपके लिए जूतों के हार हैं। जो औरतें आपके मुंह पर मरने को तैयार बैठी हैं, इतना समझ लें आप। अजलान शाह ने सख्त लहजे में हकीकत का आईना दिखाया उसे। क्या मतलब? वो तड़प कर बोली, अब क्या क्या बताऊं? शायद झूठ लगे आपको। अच्छा चलें दिखाता हूँ अभी। अजलान ने बेनियाजी से कहा, पहला तोहफा आपकी फिल्म पर बैन लग चुका है, कभी रिलीज़ नहीं होगी कहीं पर भी। ये देखें एक एक्ट्रेस का अंजाम और ये है आपका अंजाम। वो उन्हें न्यूज़ दिखा रहा था जिसमें साफ कहा गया कि जो कुछ इस फिल्म के आर्टिस्टों ने किया है, खासकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेन एक्ट्रेस निमरा खान ने, वो नाकाबिले कबूल है क्योंकि फीमेल लीड बेस्ड स्टोरी थी। जब हीरोइन का इतना शर्मनाक सच सामने आया है, साथ ही साथ बेहयाई की पिक्चर्स लीक होने के बाद फिल्म को रिलीज़ करना पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इस फिल्म का नाम और कहानी एक अजीम औरत के नाम पर है जिस पर मजहबी पहलू भी उठाया जा सकता है, फिर चाहे पाकिस्तान में वो मज़हब माइनॉरिटी बेस्ड ही क्यों ना हो।
पर दूसरे ममालिक का तो वो मेन मज़हब है ना, उनके जज्बात की कदर करना पाकिस्तानी अपना अवलीन फ़र्ज़ समझते हैं, इसलिए फ़िल्म बैन कर दी गई थी, जिस पर कई सियासतदानों ने इस इक़दाम को सराहा भी था कि ये अच्छा फ़ैसला लिया है पाकिस्तान हुकूमत ने। ऐसी फ़िल्म चलाना मतलब दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करने के मुतरादिफ भी था। पर कितने लोगों का पैसा डूबा, कहीं कोई तस्करा ना था। अजलान ने फ़ख्रिया तासुरात के साथ उनको उनका अंजाम दिखाया। वो शौक नज़रों से उसे देखने लगी। अब के अजलान लेडी कांस्टेबल को हुक्मिया लहजे में बोला, फातिमा मोबाइल निकालो और इनको दिखाओ और पढ़कर सुनाओ जो इनकी साथी अदाकारा ने किया है इनके साथ। उनके ट्वीट ज़रा दिखाना, इनकी पिक्चर का क्या हाल किया सोशल मीडिया वालों ने। अजलान का हुक्म मिलते ही यस सर बोलकर उसने मोबाइल निकाला। कई औरतों ने आपको औरत कहने पर शर्म महसूस होती है लिखा है, आए आपको दिखाऊं आपकी को एक्ट्रेस ने आपके लिए क्या कहा। बहुत अच्छे ट्वीट चले हैं आपके लिए, वो मज़े से दिखाती बोल भी रही थी। उसकी फ्रेंड ने एक ट्वीट की थी जहां पर लिखा था, मेरा इस नशई औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं, साली चोर है, दूसरों के मर्दों को चोरी करती है, ऐसी फिल्म बैन ही होनी चाहिए। जिस इतनी अच्छी औरत का किरदार इस बद किरदार बेहया औरत ने किया है, इस धब्बे को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए, साली गंदी नाली की पैदावार, कोई मारो इसे आकर। ऐसी ऐसी गालियां थी सोशल मीडिया पर कि जिन्हें सुनकर बंदा शर्म से मर जाए, सब उसे दिखाकर पढ़ रही थी लेडी कांस्टेबल। वो दंग रह गई थी इस सब पर, कान पर हाथ रखते बोली, प्लीज़ बंद करो, मुझे नहीं जानना, चुप कर जाओ, प्लीज़ चुप कर जाओ। निमरा खान ने कानों को हाथ लगाए ताकि सुन ना सके ये जहरीले कमेंट्स। पर अजलान के हुक्म पर दूसरी कांस्टेबल उसके हाथ बांध गई। ज़बरदस्ती उसे सब दिखाया और सुनाया जा रहा था। ऐसा ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा था निमरा खान को कि घुट ही रही थी अंदर ही अंदर। कैसी लग रही है आपकी इज्जत अफजाई आपको? अजलान शाह हंसते हुए बोला, अभी तो और बहुत होना बाकी है, प्लीज़ बंद करो ये सब, मुझे नहीं सुनना, नहीं देखना। निमरा ने आंसू भरी आंखों से कहा। इन आंसुओं से ज़रा मुतासिर नहीं हुआ वो। कुछ देर बाद अजलान शाह बोला, इतनी जल्दी क्या है फातिमा, अगर ये सुनने से इनकार करे तो इनके हाथ बांधना, अगर देखने से इनकार करे तो गर्म पानी डाल देना इनकी आंखों पर। हर चीज़ सुनना और देखना ज़रूरी है इसका, समझी तुम? उसका लहजा हुक्मिया था। यस सर, डोंट वरी, इस बहाने मेरी भी इंटरटेनमेंट होती रहेगी। फातिमा तंजिया हंसते बोली, गुड। वो बोलकर उठ खड़ा हुआ। थैंक यू सर, फातिमा ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया था अब जाने को, पीछे वो चीखती रह गई,